Hi friends. Now let's continue with the case of a spring in SHM. Now spring, is it a case of SHM? तो प्रैक्टिकल्स में हमने किया हुआ है कि एक रिजिड सपोर्ट पे स्प्रिंग को लटकाया नीचे. A spring is suspended and at the end of the at the free end of the spring a mass is kept. प्रैक्टिकल में हम लोग ऐसा कुछ करते हैं. ये मास m है, फिर इस मास को नीचे खींच के छोड़ते हैं and we find that the body suspended, the mass suspended performs SHM, and the mass is performing SHM, not the spring. It's a popular misconception that spring is performing SHM, which is totally wrong. It is the body suspended at the end of the spring which is performing SHM. So that's a case of an SHM. बराबर है. इस केस में mg is balanced by the restoring force k delta L. mg is balanced by the restoring force k delta L, where delta L is the increase in length of the spring. ये स्प्रिंग के केस में बोलेंगे कि द मास सस्पेंडेड परफॉर्म्स SHM. हमें स्प्रिंग के केस में डिटेल में नहीं जाना है, पर यहाँ पे वी टेक कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स. ये कॉम्बिनेशंस क्यों पढ़ रहे हैं? स्प्रिंग के नीचे लटका हुआ मास परफॉर्म्स SHM एंड उस SHM का पीरियडिक टाइम कैन बी गिवन एज t equal to 2 pi under root m by k, where k is the force constant of the spring. So therefore we can say t proportional to root 1 upon root k. यानी कि फोर्स कांस्टेंट जितना ज्यादा उतना पीरियडिक टाइम कम, फोर्स कांस्टेंट जितना कम उतना पीरियडिक टाइम ज्यादा, बिकॉज द पीरियडिक टाइम इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ फोर्स कांस्टेंट. नाउ दिस फोर्स कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द स्प्रिंग. गिवन स्प्रिंग के लिए फोर्स कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और फॉर अ गिवन स्प्रिंग k इज फिक्स्ड. बराबर है. पर इस k को बढ़ाना या कम करना हो तो हमें या तो स्प्रिंग का टाइप बदलना पड़ेगा, वी हैव टू चेंज द स्प्रिंग or the type of the material used in it. Rather than that, we can take combination of springs. हमने 10th में combination of resistors पढ़ा था, series and parallel combination. That was in order to change the value of resistance and get our desired resistance. Same to same यहाँ पे springs के लिए भी है कि यहाँ पे in order to have our desired periodic time, we manipulate the force constant. कैसे? तो possible combination में सबसे पहला आता है series combination. Series combination में What we do is, ये रिजिड सपोर्ट से वी सस्पेंड वन स्प्रिंग. अब इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K1 है, उसके फ्री एंड पे वी सस्पेंड अनदर स्प्रिंग, वी कनेक्ट अनदर स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट K2 है. इसके नीचे मास m लगा दिया एंड ये मास को ऑसिलेट करा दिया. यानी यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ K1 एंड K2 दो स्प्रिंग्स है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्प्रिंग्स है. इस केस में इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट कितना, ये कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट कितना, तो 1 upon k effective is equal to 1 upon k1 plus 1 upon k2. We are not to go into the proof of it, we directly accept this formula. अगर दो से ज्यादा सीरीज में हुए तो प्लस वन ऐड करते जाओ इनवर्सेस को. बराबर है. सो दैट्स द इफेक्टिव सीरीज इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. चलो इसमें भी ऐसा करेंगे. अच्छा, फॉर टू स्प्रिंग्स ओनली, फॉर टू स्प्रिंग्स, अगर मान लो दो ही स्प्रिंग है तो फोर्स कांस्टेंट ऑफ फॉर्मूला 1 upon k effective is 1 upon k1 plus 1 upon k2, and this will work out as k effective is equal to k1 k2 upon k1 plus k2. ये फॉर्मूला आ जाता है फिर इफेक्टिव का. इसमें भी अगर एक केस लेते हैं, इसमें भी टेक अ केस इफ आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, सॉरी लेट्स से फॉर आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, अगर दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल है, मतलब सेम मटेरियल की बनी है, सेम साइज की है, तो उस केस में K1 इज इक्वल टू K2. तो देयरफॉर K इफेक्टिव कितना बनेगा उस केस में, K इफेक्टिव बिकम्स K1 by 2, यानी फोर्स कांस्टेंट आधा हो जाएगा. K1 वाला स्प्रिंग के साथ में सीरीज में अनदर K1 वाला स्प्रिंग लगा दो तो दोनों का इफेक्टिव कितना होगा, K1 by 2. बराबर है. Thus we can say that, thus the third point we can say that when connected in series, when in series K effective decreases, K effective कम हो जाता है, यानी इंडिविजुअल से कम हो जाता है. K effective decreases and therefore periodic time increases. इस मास का periodic time बढ़ेगा. सीरीज कॉम्बिनेशन के कारण इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट कम हो जाता है, इससे periodic time बढ़ता है. यानी if you have a need of increasing the periodic time, you have to decrease the force constant, and for that you have to go for series combination. Okay, तो ये हो गया रिगार्डिंग
वन टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन. देख लो इसे, फिर आगे चलते हैं. दूसरा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट हम चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के लिए. फिर पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या चीज है? तो ये एक रिजिड सपोर्ट, यहां से एक स्प्रिंग सस्पेंड किया हैविंग फोर्स कांस्टेंट K1, यहाँ दूसरा स्प्रिंग सस्पेंड किया हैविंग फोर्स कांस्टेंट K2, एंड नीचे कॉमन मास लगाया दोनों के लिए. मास इज कॉमन हियर, बराबर है. दिस कॉमन मास हैज नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी, हम उसकी डिटेल में नहीं पढ़ते हैं. फिलहाल दोनों स्प्रिंग का एक एंड रिजिड सपोर्ट पे, दूसरा एंड कॉमन मास पे, यानी दोनों के दोनों एंड पॉइंट कॉमन है. दोनों का एक एंड पॉइंट कॉमन, दूसरा एंड पॉइंट भी कॉमन. So this type of combination is called parallel combination. When both the ends are common at common points, then it's called parallel combination. इस केस में effective force constant क्या आता है? तो K effective is K1 plus K2. Parallel combination के केस में K effective comes out to be K1 plus K2. अगर दो से ज़्यादा लगाए हो तो so on. Now for two springs only, K effective will be equal to K1 plus K2. दो स्प्रिंग के लिए K1 plus K2 सिंपली, बराबर है. एंड उसमें भी अगर आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हुई तो फॉर आइडेंटिकल स्प्रिंग्स मतलब क्या हुआ? K1 is equal to K2. तो उस केस में K effective comes out to be twice K1. Thus we can say that on connecting in parallel K effective ऐड हो रहा है ना, बढ़ रहा है, इंक्रीजेस, एंड देयरफॉर पीरियोडिक टाइम डिक्रीजेस. यानी अगर आपको पीरियोडिक टाइम कम करवाना हो तो K फोर्स कांस्टेंट बढ़ाना पड़ेगा, एंड उसके लिए गो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. अगर आपको पीरियोडिक टाइम कम बढ़ाना हो तो फोर्स कांस्टेंट कम करना पड़ता है, गो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन. यानी एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द फोर्स कांस्टेंट, you can use series and parallel combination or even mix the combination to get your desired value. Okay, इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन है. वैसे तो हमने दो ही कॉम्बिनेशन पढ़े, सीरीज एंड पैरेलल, तो ये तीसरा कौन सा हो गया? तो स्प्रिंग के केस में एक और कॉम्बिनेशन होता है. कैसा है कि सपोज ये रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से एक स्प्रिंग लटका दिया, लेट्स से K1 फोर्स कांस्टेंट का, इसके फ्री एंड पे मास कनेक्ट कर दिया, बराबर, मास सस्पेंड किया एट द एंड ऑफ फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग, and this mass is further connected to another end of another spring, force constant K2, which is connected to some rigid support here. यानी यहाँ पे mass in between the spring है, mass is oscillate like this between the two springs. यहाँ पे भी SHM ही होगा. ओके, यहाँ पे भी mass का SHM होगा, यानी इस केस को हम बोलते हैं mass between two springs. ये ऐसा कॉम्बिनेशन है. एंड इस कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट क्या आएगा? ऐसा है, बराबर. दो ही है इसलिए अपने कम करते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं, ये आएगा, बाकी सारी कहानी से. तो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे हुआ. हाँ बिल्कुल, इसका इफेक्टिव वैल्यू कम्स आउट सेम एज पैरेलल कॉम्बिनेशन. वैसे देखा जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है. कैसे? ये रिजिड सपोर्ट को पकड़ के घुमा के यहाँ लगा दो तो बिकम पैरेलल कॉम्बिनेशन लाइक दिस, या फिर यहाँ पे ये काट के इसको नीचे ले लो K2 को, तो ये हो गया. अल्टीमेटली है तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, तो ये तीन केस हुए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के. ओके, तो स्प्रिंग्स के बारे में हाउ टू मैनिपुलेट द पीरियोडिक टाइम बाय मैनिपुलेटिंग द फोर्स कांस्टेंट, वो हमने यहाँ पे सीखा. ओके, अब चलते हैं इसके बाद एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, दैट इज सिंपल पेंडुलम के बारे में फुल डिटेल्स में चलेंगे. चलो अब चलते हैं डिस्कशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन नो डाउट बहुत सिंपल है कि रिजिड सपोर्ट से एक स्ट्रिंग लटका दिया और उसके नीचे मास लगाया, बराबर है. तो पर वर्डिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ चीजें इसमें खास नोट वर्दी है. पहली बात तो इट्स अ सिस्टम ऑफ अ स्मॉल मासिव बॉब, साइज स्मॉल, मासिव यानी कंपेयर कुछ कंसिडरेबल मास. इतना भी मासिव नहीं कि 1-2 किलो का बॉब लगा दो. बॉब यानी क्या? बॉब इज अ मेटेलिक स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, मेटेलिक सॉलिड स्फीयर, दैट्स कॉल्ड अ बॉब. एंड ये मासिव होना चाहिए. मासिव यानी 1-2-3 किलो का नहीं तो स्ट्रिंग को तोड़ देगा. बहुत हैवी 1-2 किलो का रखो तो स्ट्रिंग तोड़ देगा. इससे क्या बनेगा? मासिव यानी
कंसिडरेबल है, 5, 7, 10 ग्राम था. एयर डज नॉट अफेक्ट इट्स मोशन, ऐसा थोड़ा मासी रखने का. फर्दर इट इज कनेक्टेड और लेट्स से सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. वैसे तो हम लोग बोलते हैं मासलेस स्प्रिंग, पर कोई भी स्ट्रिंग मासलेस नहीं हो सकती. नो फिजिकल थिंग इज मासलेस. एवरी फिजिकल थिंग एग्जिस्टिंग ऑन दिस इन दिस यूनिवर्स हैज सम मास. लाइट का मतलब क्या हुआ? वेरी लो मास, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, या फिर मासलेस बोलो तो भी चलेगा. एंड इनएक्सटेंसिबल, वन विच कैन नॉट एक्सटेंड, इलास्टिक नहीं होनी चाहिए, बराबर है. सच स्ट्रिंग, स्मॉल massive bob suspended at the end of a light inextensible string. Further, it should be capable of oscillating in one vertical plane only. Oscillate हो तो एक ही vertical plane में, ऐसे. फिर ऐसे नहीं गोल गोल घुमा रहे हो या फिर यूं झूले झुला रहे हो, नहीं. That's not the case. Okay, so it should be capable of oscillating in one vertical plane. One vertical plane only it should oscillate. That is very very important. हम लोग प्रैक्टिस करते तो उसको मजाक में घुमाते हैं, यूं घुमाते हैं. It's not correct. That will not be a proper case of SHM then. In that case, okay. So it should be capable of oscillating in one vertical plane. That is called simple pendulum. Okay, ये इसका definition हो गया. अब यहाँ पे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? COM. सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? तो सिस्टम में दो पार्ट है, एक तो स्ट्रिंग, दूसरा बॉब. स्ट्रिंग का मास हमने नेग्लिजिबल लिया है. लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मतलब नो मास, मासलेस है, तो जो भी मास है इस बॉब का है. इसलिए सिस्टम में दो पार्टिकल, एक का मास है ही नहीं, दूसरे का मास है, तो सेंटर ऑफ मास विल बी विद रिस्पेक्ट टू दैट मासिव बॉडी, यानी कि बॉब यहाँ पे. तो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम लाइज एट द सेंटर ऑफ द बॉब सस्पेंडेड. इसका सेंटर ऑफ मास एट द सेंटर ऑफ द बॉब सस्पेंडेड. तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? एट सेंटर ऑफ बॉब. ओके. फिर नेक्स्ट एल, दैट्स कॉल्ड लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम. लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है यहाँ पे? तो डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट पॉइंट, that's O, to center of mass. So distance from support point to the center of mass is the length of the simple pendulum. That is the length of the simple pendulum. Okay, तो length of simple pendulum कितना? तो distance of the support point from the center of mass of the bob. Okay. Now further इधर एक और हम स्टेटमेंट देते हैं. For small angular displacement, motion of simple pendulum is SHM. मतलब क्या हो गया? सिंपल पेंडुलम का मोशन SHM है, ऑसिलेटिंग लाइक दिस, इट्स SHM. पर किस केस में? स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी क्या? तो हमने बॉब को थोड़ा साइड में लिया एंड फिर रिलीज किया यहाँ से. वी टुक इट ऑन साइड एंड देन रिलीज्ड. अब यहाँ पे द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन टू दिस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जबकि दिस एंगल कवर्ड इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? 1, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, बहुत उससे ज्यादा नहीं. यानी कि डिस्प्लेसमेंट देखो तो ऐसे नॉर्मली 1 या 2 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा नहीं ले जाने का. फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ओनली इट परफॉर्म्स SHM. फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट परफॉर्म्स SHM. क्यों? क्योंकि पाथ विल ऑलमोस्ट बी द सेम, पाथ विल ऑलमोस्ट बी स्ट्रेट लाइन. जबकि अगर लार्जर लिया होगा अपने डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक तो पाथ कर्व्ड आएगा. SHM के लिए कंडीशन है पाथ शुड बी स्ट्रेट. याद होगा, SHM के लिए कंडीशन है पाथ शुड बी स्ट्रेट. तो फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पाथ विल बी ऑलमोस्ट स्ट्रेट. लार्जर डिस्प्लेसमेंट के लिए पाथ विल बी कर्व्ड, एंड सो दैट विल गो बियॉन्ड, दैट विल वायलेट द कंडीशन ऑफ SHM. सो यू माइट नॉट गेट प्रॉपर SHM एंड योर एक्सपेरिमेंट माइट नॉट गिव यू प्रॉपर रिजल्ट्स. इसीलिए इसको जब प्रैक्टिकल में परफॉर्म करें तो सस्पेंडेड पहले पेंडुलम को स्टडी कर दो, बॉब को स्टडी कर दो, फिर 1 या 2 सेंटीमीटर जितना शिफ्ट करें एंड फिर छोड़ दें. जितना कम होगा उतना बेटर है, पर इतना कम भी नहीं कि तुमको पता ही ना चले ऑसिलेशन हो रहे हैं. ओके, तो कंसिडरेबल रखना है. 1 या 2 सेंटीमीटर तक ले जाके फिर छोड़ दो, तो दैट परफॉर्म. हाँ, ऐसा नहीं कि यहाँ से यूं झूला नहीं झूलाना है हमें. ओके, तो दिस शुड नॉट बी देयर. क्लियर? कई लोग प्रैक्टिस में ऐसे ही करते हैं, दूर ले जाते हैं फिर छोड़ देते हैं तो पूरा झूला झूल रहा है. नहीं, दैट शुड नॉट बी द केस. इट इज नॉट अ प्रॉपर मेथड. ओके, एंड दैट विल नॉट गिव SHM क्योंकि पाथ विल नो लॉन्गर बी स्ट्रेट. चलो फिर एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करते हैं. पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम T is given as 2 pi under root L by G, where L is the length of the string or pendulum and G is the gravitational acceleration.
तो ये प्रोडक्ट टाइम का फॉर्मूला हो गया। अगर शॉर्ट नोट पूछा हो सिंपल पेंडुलम में तो डेफिनेशन प्लस ये 4 पॉइंट लिख दो, दैट फॉर्म्स द शॉर्ट नोट ऑफ 2 मार्क्स। फिगर इज कंपल्सरी है। ओके, अब हमें और 2 और क्वेश्चन लेने, एक तो इसको प्रूव करना है फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मोशन एसएचएम, एंड दूसरा वी हैव टू गेट द फॉर्मूला फॉर पीरियोडिक टाइम। ये 2 काम हमें करना है। पहले प्रूव करना है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए एसएचएम है, दूसरा हमें पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला लाना है, एंड फिर उसके ऊपर से थोड़े पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। बराबर है, ये इसके बाद के 3 स्टेप्स हमें करने हैं। ये देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। प्रूविंग दैट एसएचएम। चलो अब इसका प्रूफ लेते हैं। पोर्शन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एसएचएम। हमने यहाँ से सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस किया, कितना एक्स जितना डिस्प्लेस किया है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। इस केस में एट दिस डिस्प्लेस पोजीशन अ फोर्स mg एक्ट्स ऑन द बॉब। बराबर है, डिस्प्लेस पोजीशन में फोर्स mg एक्ट्स इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इस फोर्स को वेट फोर्स mg कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स। इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। कौन से? एक, हम यहाँ पे देखें तो इसके 2 कंपोनेंट, एक अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड दूसरा परपेंडिकुलर टू इट, यानी टेंजेंट टू द पाथ। एक द अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड दूसरा परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अगर ये एंगल थीटा है तो बाय ज्योमेट्री दिस एंगल भी थीटा, बाय ज्योमेट्री दिस एंगल वुड बी थीटा, एंड ये अगर थीटा है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, mg का ये mg cos थीटा, एंड दूसरा ये कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। ओके, तो 2 कंपोनेंट, एक mg cos थीटा एंड दूसरा mg sin थीटा। ना mg cos थीटा को देखो तो क्या करेगा, as weight force mg is pulling the bob down, the string is getting pulled, but as string is non extensible, it cannot extend, therefore see force लग रहा है स्ट्रिंग के ऊपर, बॉब के ऊपर, बॉब स्ट्रिंग को खींच रहा है, पर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। As string cannot extend, therefore a tension force will be created in the string, a tension T dash will be created in the string, and ये mg cos theta इस tension को बैलेंस करेगा। तो mg cos theta balances tension T dash in string, in string, string में जो tension T dash क्रिएट हुआ है उसको बैलेंस करता है, यानी कि उसका कंट्रीब्यूशन मोशन में कुछ नहीं, it just balances the tension in the string, does not contribute in motion। mg sin थीटा को देखो तो ये क्या कर रहा है, बॉब को वापस ला रहा है। हमने डिस्प्लेस क्यों किया, mg sin थीटा उसे वापस ला रहा है। देखो यहां से बॉब को डिस्प्लेस राइट साइड की तरफ किया, mg sin थीटा इज पुलिंग इट बैक टू मीन पोजीशन। मतलब क्या हुआ, इज एक्ट्स एज रिस्टोरिंग फोर्स। और हमारी नजर यहाँ पे है, क्यों? क्योंकि एसएचएम में रिस्टोरिंग फोर्स इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो देयरफॉर व्हाट वी गेट इज, देयरफॉर रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू mg sin थीटा एंड माइनस साइन, क्यों? नेगेटिव साइन एज फोर्स इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है, इससे माइनस साइन रख दिया। बराबर है। नाउ फॉर स्मॉल एंगल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ऐसा हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि फॉर स्मॉल एंगल थीटा लेस देन 5 डिग्री, फॉर थीटा लेस देन 5 डिग्री, थीटा की वैल्यू रेडियन में और साइन थीटा की वैल्यू रेडियन में, टेबल के हिसाब से कम्स आउट टू बी सेम, ऑलमोस्ट सेम। 5 डिग्री तक दोनों वैल्यू सेम होती है, एंड इवन tan थीटा का वैल्यू भी सेम होता है। वैसे मैथ्स में तो ये 3 दिए हुए हैं, एंड अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू tan थीटा। पर फिलहाल हमें tan थीटा में इंटरेस्ट नहीं, हम तो थीटा की बात कर रहे हैं, तो इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू थीटा, एंड थीटा कितना होगा यहाँ पे, तो आर्क लेंथ x अपॉन l, थीटा विल बी इक्वल टू आर्क लेंथ x अपॉन l। ये कैसे आया, तो वी नो दैट आर्क लेंथ का फॉर्मूला है हमारे पास, आर्क ए बी इज इक्वल रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड। तो ये आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल इनटू एंगल सबटेंडेड, उसी को यूज किया हुआ है। तो थीटा इज इक्वल टू x बाय l। ओके, फ्रॉम द फिगर थीटा विल बी आर्क लेंथ अपॉन लेंथ, थीटा विल बी इक्वल आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये हो गया l। ओके, तो पुटिंग इट हियर, therefore f will be equal to minus mg x by l. Rearranging the terms, this can be written as minus mg by l into x. Here mg by l, m is the mass of the bob. During the motion does this mass change? No, it's constant. g gravitational acceleration, वो तो constant ही है। l length of the string, string inextensible है, इससे length भी change नहीं होती है, तो this whole is a constant। चलो इसको हम लोग k बोल देते हैं, k सपोज है ना।
तो देयरफॉर ये हो जाएगा एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला इक्वल टू माइनस के एक्स। नाउ एज के इज कांस्टेंट एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो गया। रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर एसएचएफ, फोर्स शुड बी इन डायरेक्शन ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट, बराबर है, माइनस के एक्स हो गया। एज वेल एज पाथ इज स्ट्रेट, क्योंकि एंगल हमने छोटा रखा है तो पाथ इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट, देयरफॉर द मोशन ऑफ पेंडुलम इज एसएच। क्लियर? फॉर एफ प्रोपोर्शनल माइनस एक्स हो गया, एज वेल एज पाथ स्ट्रेट है, इससे एसएचएम प्रूव हो गया। तो एसएचएम प्रूव करने के लिए दो ही चीजें देखनी, तो पाथ स्ट्रेट और दूसरा एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इन डायरेक्शन ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट। ये दो कंडीशन आ गई तो ये मोशन एसएच हो गया। इतना प्रूफ है इसका, 3 मार्क का क्वेश्चन है फिगर के साथ में। ओके क्लियर? जस्ट गो थ्रू इट। फिर चलते हैं प्रोडक्ट टाइम का फॉर्मूला लेते हैं यहाँ पे। प्रोडक्ट टाइम के फॉर्मूला के लिए क्या करोगे? प्रोडक्ट टाइम ऑफ एसएचएम इज गिवन एज टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अब यहाँ पे k का फॉर्मूला क्या, कहाँ गया k तो ये रहा mg/l, तो पुटिंग इट हियर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन mg/l एंड सिंप्लीफाई करोगे तो देखो व्हाट यू गेट इज t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट mm तो कैंसिल हो गया, रहा क्या रूट l/g। ये प्रोडक्ट टाइम का फॉर्मूला आ गया। ओके तो इतना एक्स्ट्रा हो गया प्रोडक्ट टाइम के लिए। ये प्रूफ ऑफ एसएचएम प्लस प्रोडक्ट टाइम 5 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। This plus this will become 5 mark question. Okay, clear? देख लीजिए। फिर आगे चलते हैं, प्रोडक्ट टाइम के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना है, प्रोडक्ट टाइम सिंपल पेंडुलम के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना है। ओके जस्ट गो थ्रू दिस। प्रोडक्ट टाइम सिंपल पेंडुलम की बात करें तो t इक्वल टू 2 पाई रूट l/g। इट क्लियरली शोज दैट देयरफॉर प्रोडक्ट टाइम of simple pendulum depends on दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक लेंथ ऑफ द पेंडुलम L, कैसा T प्रोपोर्शनल टू रूट L, बराबर है, यानी कि लॉन्गर पेंडुलम जिसकी लेंथ ज्यादा हो, लॉन्गर पेंडुलम विल हैव T हायर। T ज्यादा होगा तो ऑसिलेशंस स्लो होंगे, तो लॉन्गर पेंडुलम से ऑसिलेशन स्लो, बराबर है। शॉर्टर पेंडुलम जितना छोटा है t का वैल्यू उतना कम होगा, लेस, एंड देयरफॉर ऑसिलेशंस, t का वैल्यू कम है तो ऑसिलेशंस फास्ट हो जाएंगे। तो लॉन्गर पेंडुलम है स्लोअर ऑसिलेशंस, शॉर्टर पेंडुलम है फास्टर ऑसिलेशंस। ओके ये आप अगर जब प्रैक्टिकल करेंगे तब देखेंगे, जब अपने लेंथ चेंज करते हैं 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड सो ऑन लेते हैं, 40, 50, 60, 70, 80 5 रीडिंग लेते हैं, तो एज द लेंथ इंक्रीज वी फाइंड दैट द प्रोडक्ट टाइम आल्सो इंक्रीजेस। वो यहाँ पे जस्टिफाई करता है। ओके सेकेंडली इट डिपेंड्स, अच्छा ये लेंथ के बारे में बोले तो अगर मान लो ये पेंडुलम, क्लॉक का पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम जो होता है उसमें जो वायर, उसमें स्ट्रिंग नहीं होता है। स्ट्रिंग तो क्या, डोरी तो टूट सकती है कभी भी, सो इन दैट मेटलिक वायर इज टेकन। तो क्लॉक में जो पेंडुलम होता है उसमें मेटलिक वायर होता है, एंड वी नो द मेटल व्हेन वी हीट इट एक्सपांड्स, व्हेन इट इज cool it contracts, on heating it expands, and cooling it short contracts। अब यहाँ पे देखें तो क्या इफेक्ट आ सकता है, समर में टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर हाई तो वायर एक्सपांड्स, यानी कि लेंथ इंक्रीजेस, टी इंक्रीजेस, सो ऑसिलेशन बिकम्स स्लो। तो इन समर द क्लॉक लैग्स बिहाइंड, क्योंकि स्लो हो गई घड़ी, स्लो हो गया ऑसिलेशन, मतलब क्या हो, घड़ी धीरे धीरे चलेगी, यानी कि लैग्स बिहाइंड द एक्चुअल टाइम, बराबर है समर में। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, फिर लेंथ को कम किया जाता है थोड़ा। इससे पुराने जमाने में जो क्लॉक का पेंडुलम होता है उसके नीचे यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है, वो स्क्रू से क्या करते हैं, स्क्रू घुमाते हैं तो ये बॉब ऊपर जाता है एंड लेंथ रिड्यूस होती है, सेंटर मास ऊपर आता है, हाइट जाता है तो लेंथ रिड्यूस होती है। तो समर में इसको एडजस्ट करना पड़ता है। एंड विंटर में इट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो लेंथ कम हो गई, लेंथ कम हुई तो टी कम हुआ तो ऑसिलेशन फास्ट हो गए, विंटर में घड़ी फटाफट चल रही होती है, तो ऐसे केस में फिर ये स्क्रू घुमा के बॉब को नीचे ले आते हैं थोड़ा। तो ये एडजस्टमेंट पुराने जमाने के क्लॉक में किया जाता था। अगर आपके पास में कहीं पुराने जमाने की क्लॉक हो एंटीक पीस में, तो यू कैन सी यहाँ पे एक स्क्रू होगा उसकी लेंथ को एडजस्ट करने के लिए, बराबर है। इसको मजाक के तौर पर हम यूं भी बोलते हैं कि समर में
द वायर एक्सपांड्स, लेंथ इंक्रीज तो लॉन्गर पेंडुलम हुआ, तो पीरियड टाइम हाई हुआ, ऑसिलेशन स्लो हुए, घड़ी धीरे चल रही है मतलब दिन लंबा हो गया। तो समर में दिन लंबे होते हैं, विंटर में टेम्परेचर गोज डाउन, मेटल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो लेंथ ऑफ द वायर डिक्रीजेस, शॉर्टर पेंडुलम हो गया, पीरियड टाइम कम हो गया, ऑसिलेशन फास्ट हो गए, एला फटाफट दिन खत्म हो जाता है। इसलिए विंटर में दिन छोटे लगते हैं, समर में बड़े लगते हैं। घड़ी एक्सप्लेन कर सकती है इसको। क्लॉक विथ पेंडुलम, पेंडुलम वाला क्लॉक कैन एक्सप्लेन दिस। इन समर द डेज आर लॉन्गर, क्योंकि घड़ी धीरे धीरे चल रही है, एंड विंटर द डेज आर शॉर्टर, क्योंकि घड़ी फास्ट चल रही है। मजाक है, तो इट्स जस्ट अ जोक, बट फिर भी इसके ऊपर से प्रूव हो सकता है। चलो दूसरा, इट डिपेंड्स इनवर्सली ऑन जी, T proportional to 1/√G। G is the gravitational acceleration। तुम बोलोगे अर्थ पे तो gravitational acceleration कांस्टेंट होता है, हाँ बिल्कुल सही। We have gravitational acceleration constant as 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फाइन, G is constant, T is constant। पर अर्थ पे अगर इस पेंडुलम वाली क्लॉक को अर्थ से हम लोग मून पे ले जाते, अगर अर्थ से मून पे ले जाते, तो what would happen? When the pendulum clock is taken from earth to moon, we know that G decreases and therefore T increases, therefore oscillation slow। तो अर्थ से अगर मून पे ले जाओगे तो घड़ी स्लो हो जाएगी, इट लैग बिहाइंड। व्हेन यू टेक अ पेंडुलम क्लॉक फ्रॉम अर्थ टू मून, द क्लॉक लैग्स बिहाइंड, क्योंकि ऑसिलेशन स्लो हो गए, बराबर है। पर अगर इस घड़ी को अर्थ से जुपिटर पे ले जाओ, जुपिटर पे जी की वैल्यू हाई होती है, जी इंक्रीजेस। अर्थ से जुपिटर पे आएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, जी की वैल्यू बढ़ेगी तो टी डिक्रीजेस, टी डिक्रीज, therefore oscillations are fast। यानी जुपिटर पे घड़ी फास्ट भागेगी, बड़ा है ना ज्यादा फास्ट भागेगी, छोटा है तो कम स्लो चलेगी घड़ी। यानी कि here घड़ी the clock will gain time and here it will lose time। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कितना गेन है कितना लूज किया। पर हमारी बुक में ये सब नहीं है, पर हम लोग इसे एक्स्ट्रा असाइनमेंट है या जी के लेक्चर में ले लेंगे, इसको कवर अप करेंगे। क्लियर? तो T की वैल्यू दो चीज पर डिपेंड करती है, प्रोडक्टिव पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम एज वेल एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट, ग्रेविटी एट दैट पोजीशन। ओके, फर्दर इसके साथ दूसरे केसेस भी बनते हैं, जब ग्रेविटी को इन्वॉल्व किया है तो रिलेटिव मोशन तो आता ही है। उसमें लिफ्ट का केस जो हमने चैप्टर नंबर 4 में स्टडी किया था, सूडो फोर्स को ध्यान में रखें। सपोज एक लिफ्ट है, इसके अंदर पेंडुलम क्लॉक लगा दो, लेट्स सस्पेंड अ पेंडुलम क्लॉक हियर, पेंडुलम हियर, एंड ये पेंडुलम को ऑसिलेट कराते हैं। तो जब लिफ्ट स्टेशनरी है तो फाइन, व्हेन लिफ्ट इज स्टेशनरी एक्सेलरेशन इज g and therefore t is equal to 2 pi under root L by g। फिर सेकेंडली, when lift is going up with acceleration a, lift is going up with acceleration a, तो the pendulum will be experiencing a pseudo force in downward direction, यानी कि pseudo acceleration downward direction में आएगा, and g तो है, तो when lift going upwards, ये लिफ्ट की बात है ना, when lift going upwards then g के साथ में सेम डायरेक्शन हो गया, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन फॉर पेंडुलम इज g प्लस ए। देखो लिफ्ट अपवर्ड जा रही है विद एक्सेलरेशन है, तो सूडो फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। याद है ना, हमने अब देखिए चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है कि लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो हमको पेंडुलम को धक्का नीचे की तरफ लगेगा, तो g तो है, उसके अलावा a भी आएगा, तो g प्लस ए हो जाएगा, एंड इन दैट केस t विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन g प्लस ए, एंड इसके कारण ये बढ़ा है तो t कम होगा, ऑसिलेशन फास्ट हो जाएंगे। तो when the pendulum is moving, when the lift is moving upward, accelerated upwards, pendulum oscillates faster। and जब लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही हो तो with acceleration a, लिफ्ट गोइंग डाउनवर्ड्स, तो उस केस में सूडो एक्सेलरेशन अपवर्ड हो जाएगा, तो g माइनस हो जाएगा, उस केस में ये अपवर्ड आ जाएगा। तब ये डाउनवर्ड जा रहा है लिफ्ट, तो सूडो एक्सेलरेशन अपवर्ड लगेगा, तो बॉब के लिए g यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन, तो g माइनस है, तो t विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपन g माइनस है, यानी कि इफेक्ट एक्सेलरेशन कम हो गया, इससे t बढ़ गया, ऑसिलेशन स्लो हो गए। तो व्हेन द लिफ्ट इज कमिंग डाउन द ऑसिलेशन बिकम्स स्लो। अब सोचो इफ लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग, फ्रीली फॉलिंग होवे तो g हो जाएगा नहीं, फ्रीली फॉलिंग में तो यू गेट g माइनस g दैट इज 0, तो देयरफॉर t will tend to infinity। तो in case of freely falling lift the periodic time goes infinity, मतलब पेंडुलम ऑसिलेट नहीं होगा। इनफाइनाइट periodic time एक एंड से दूसरे एंड पे इनफाइनाइट टाइम लगा है, तो पहुंचेगा नहीं कभी वापस, तो ऑसिलेट होगा ही नहीं, ऑसिलेशन खत्म हो गया। ये केस हो गया लिफ्ट का।
This is a case of a lift. Stationary lift, going upwards, going downwards, freely falling. केस हो गया अलग अलग. फिर यहाँ पे हम लोग एक और डिफाइन करते हैं, दैट इज सेकेंड पेंडुलम. अब सेकेंड पेंडुलम यानी क्या? सच अ पेंडुलम हैविंग पीरियडिक टाइम 2 सेकेंड, जिसका पीरियडिक टाइम 2 सेकेंड हो, यानी कि पेंडुलम को लेट्स यहाँ पे बताते हैं. पेंडुलम ऑसिलेट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एक एंड से दूसरे एंड जाने में 1 सेकेंड लगे एंड रिटर्न भी 1 सेकेंड में हो, मतलब 2 सेकेंड हुए ना ऑसिलेशन को, 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में वापस आए, तो 2 सेकेंड होते हैं, उसको सेकेंड पेंडुलम बोलते हैं. या फिर भी डिफाइंड एज इट टेक्स अ सेकेंड टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. टेक्स अ सेकेंड टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. 1 सेकेंड दूसरी सेकेंड, 1 सेकेंड दूसरी सेकेंड, यानी एक सेकेंड पे यहाँ, दूसरे सेकेंड पे यहाँ. मतलब कैसा हुआ? टक 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 टक, यानी क्लॉक के पेंडुलम शुड बी सेकंड पेंडुलम. उसका पीरियड टाइम 2 सेकंड होना चाहिए. क्लॉक के पेंडुलम शुड बी सेकंड पेंडुलम. हमारे पास फॉर्मूला भी है, टी का वैल्यू 2 सेकंड होना चाहिए, जी का वैल्यू 9.8 फिक्स है, तो हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि लेंथ कितना होना चाहिए ताकि वी कैन गेट अ क्लॉक पेंडुलम. तो क्लॉक पेंडुलम के लिए लेंथ कितना होना चाहिए, वी कैन इजीली एस्टिमेट हियर फ्रॉम दिस. ओके, तो क्लॉक का पेंडुलम शुड बी सेकंड पेंडुलम जिसका पीरियड टाइम 2 सेकंड हो. एक एंड से दूसरे एंड जाके वापस आने में 2 सेकंड लगे, जाने का 1 सेकंड, आने का 1 सेकंड. तो 1 सेकंड में यहाँ, 1 सेकंड में वहाँ, 1 सेकंड में यहाँ, 1 सेकंड में वहाँ. दैट्स कॉल्ड घड़ी का पेंडुलम. टक 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 टक. क्लियर? अब इधर एक और चीज भी बनती है सूडो फोर्स के बेस पर से. ये तो अपर डाउनवर्ड लिया है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो तो एक्सेलरेटेड मोशन. ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ट्रेन के कंपार्टमेंट में पेंडुलम लटका दो, ट्रेन तो हॉरिजॉन्टल चलेगी. तो उस केस में क्या होगा? ये बॉब जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो है फिक्स. अब ट्रेन में ये किसी एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में एंड ट्रेन यूं जा रही है, एक्सेलरेशन है बराबर है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर सूडो एक्सेलरेशन नहीं लगेगा. तो रिजल्टेंट क्या होगा? दिया म्यूचुअल पर निकला, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इन दिस केस विल बी रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वेक्टर्स के हिसाब से. तो टी का फॉर्मूला में नीचे रूट जी स्क्वायर प्लस यहाँ पे रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा. यानी पीरियड टाइम इन दिस केस विल बी टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. क्लियर? ये हो गया इन केस ऑफ ट्रेन मूविंग हॉरिजॉन्टली. एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो हर एक केस एक्सेलरेटेड मोशन का ही है. अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, तो नो इफेक्ट, क्योंकि जी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, एक्सेलरेशन है ही नहीं ना. ओके, तो ये हो गया कंप्लीट डिस्कशन रिगार्डिंग पेंडुलम. Go through this. If any difficulty, just give me a call or give me a message.